लिटरली मैंने ये देखा है कि एक हंसती खेलती लड़की को शादी करके तबाह कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि ये ठीक कर देगी लड़के को। बिल्कुल आप ट्रू कह रही हैं। लड़का अगर ड्रग्स लेता है या लड़की ले आओ। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एक साइकेट्रिस्ट जो है या साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको उन डीप थॉट्स में से वापस ला कर एक नॉर्मल जिंदगी दे सकते हैं? अगर आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गई है, आपको लग रहा है कि आप डेली रूटीन में ये काम करते थे बट नाउ अब ये काम जो है वो आप नहीं कर पा रहे या आप नहीं करना चाह रहे और आप स्ट्रेस्ड हैं, आपको कुछ करना अच्छा नहीं लग रहा, लोगों से मिलना अच्छा नहीं लग रहा, तो दिस इज द मेन एंड बेसिक पॉइंट जहाँ पर आपको एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पागलों की डॉक्टर हैं, हम आपके पास क्यों आए? भाई नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आज एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं जो कि बड़ा ही डिफरेंट होने वाला है और मुझे ये लगता है कि ये मेरा पर्सनल फेवरेट पॉडकास्ट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें जिन पे हम नॉर्मल रूटीन में बैठ के आपस में बात करते रहते हैं, अपने फैलोज़ के साथ बात करती हूँ, लेकिन आज ऑन एयर उन पे बात करूँगी और आप लोगों के जितने भी ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि आप तक पहुँचने चाहिए, उन सबको कोशिश करूँगी कि कवर कर सकूँ। लेकिन अगर कोई रह जाए तो आप नीचे कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा, हम उनको दोबारा बुला लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ारा अली जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और एक अच्छा खासा ह्यूज अमाउंट का एक्सपीरियंस रखती हैं और इतनी ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात समझाती हैं कि मुझे तो समझ आ जाती है, आपको भी आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है ज़ारा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट बनने का सोचा क्यों और ये पढ़ा क्यों, रीज़न क्या थी? एक्चुअली दैट वाज रियली अनएक्सपेक्टिंग। अच्छा। ये एक जर्नी, ऐसी जर्नी है आप कह लें कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस साइट पर जाऊंगी। एडमिशन करवाने गई थी इंग्लिश लिटरेचर के लिए। ओके। दैट वाज द लास्ट डे एट दैट यूनिवर्सिटी। जब एडमिशंस जो थे वो वाइंड अप कर रहे थे, वो लोग लास्ट डे था फॉर्म्स, वो बाय मिस्टेक मेरी मदर से जो है ना इंग्लिश लिटरेचर की जगह मेजर में साइकोलॉजी लिखा गया था। दैट वाज कंप्लीट एक आपके लिए जबरदस्त चीज। बस यही बात है ना, अल्लाह ताला ने जो लिखा हुआ होता है वो होके रहता है। बिल्कुल। तो वो ऐसा हुआ कि वो बस फिर वहां से एक जर्नी जो थी वो स्टार्ट हुई और लिटरली एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस फील्ड में इतना अरसा कभी काम भी करूँगी। वो क्योंकि जब जर्नी स्टार्ट हुई थी तब बिल्कुल टोटली जो था वो आइडिया नहीं था क्या करना है। ये इतनी वास्ट फील्ड है, इसमें ये कुछ हो सकता है, ये हो सकता है। बिल्कुल वो जब पढ़ना स्टार्ट किया, स्टडी स्टार्ट हुई, तब पता चला अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। चलें मुझे सबसे पहले फिर यही बता दें कि साइकोलॉजी है क्या और इसको पढ़ना कितना ज़रूरी है और क्या लड़कियों और लड़कों को इसको पढ़ना चाहिए या नहीं? अच्छा, बेसिकली जो साइकोलॉजी है ना, आप ये कह लें कि दिस इट इज़ द स्टडी ऑफ योर मेंटल हेल्थ के आपके बिहेवियर से हम आपकी मेंटल हेल्थ जो है उसको जज करते हैं कि आपका जो बिहेवियर है उसकी बैकग्राउंड में आपकी ऐसी क्या ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब्ड हो रही है। एंड येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इसमें आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर्ड होते हो। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो जब मैं बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वो चीज़ें मेरे में होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यार ये चीज़ है, मुझे इसको इस तरह से चेंज करने की ज़रूरत है। या अगर बहुत ज़्यादा मेरे में एंगर है या मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ तो मुझे उन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। लेकिन जब मैंने इसको साइकोलॉजी को स्टडी करना शुरू किया तो पता चला अच्छा ये वाला प्रॉब्लम भी है, इसको ऐसे मैनेज किया जाता है। बेसिकली आप कह रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस जो हम दूसरों को भी देते हैं और हमें खुद के बारे में भी पता चलता है कि यस, दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी कैन चेंज आवरसेल्व्स। तो ये तो फिर बड़ी अमेजिंग एक चीज़ हो गई है। तो जो साइकोलॉजी है इसमें हम बात कर रहे हैं कि जी आप सेल्फ अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हो, एंगर इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हो, तो ये तो एक साइकेट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को पता है कि ये क्या इश्यूज़ हैं। लेकिन एक आम बंदा जो अपने घर में बैठा हुआ है और उसको नहीं पता कि मुझे किसी साइकेट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है,
तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं या ऐसा उसमें क्या वो फील करे कि उसको किसी को विजिट करना चाहिए? सबसे सबसे जो बेसिक पॉइंट है ना वो आपका ये कि अगर आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग डिस्टर्ब्ड होना स्टार्ट हो गई है, आपको लग रहा है कि आप डेली रूटीन में ये काम करते थे बट नाउ अब ये काम जो है वो आप नहीं कर पा रहे या आप नहीं करना चाह रहे, और आप स्ट्रेस्ड हैं, आपको कुछ करना अच्छा नहीं लग रहा, लोगों से मिलना अच्छा नहीं लग रहा, तो दिस इज़ द मेन एंड बेसिक पॉइंट जहाँ पर आपको एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको नहीं समझ आ रही आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, और डेली जो लाइफ रूटीन है ना आपकी वो डिस्टर्ब, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होना शुरू हो गए हैं उस वजह से, आपका लोगों से मेल जोल ख़त्म होता जा रहा है, तो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पर आपको एक हेल्प की ज़रूरत है। जब आप डार्क थॉट्स में या डीप थॉट्स में जाना शुरू हो जाए, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एक साइकेट्रिस्ट जो है या साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको उन डीप थॉट्स में से वापस ला कर एक नॉर्मल ज़िंदगी दे सकते हैं? बिल्कुल 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 ऐसा है, एंड मेरे अपने एक्सपीरियंस में बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनको मैंने एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आते देखा है। अब ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर, सिर्फ मेरी एफर्ट नहीं होती, आप जैसे अगर आप मेरे पास हेल्प के लिए आए हो तो ये आपकी भी एफर्ट उसमें जो है वो बहुत मैटर करती है। अब मेरे पास एक क्लाइंट सिर्फ साइकोटिक क्लाइंट नहीं आ रहा, इसमें ना डिफरेंट होता है। जैसे कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बिल्कुल साइकोटिक साइड पर चले गए हैं, जिनको नहीं पता उनके साथ मसला क्या है, तो उन क्लाइंट्स के लिए थोड़ा डिफरेंट हो, उनके लिए थोड़ा है मुश्किल या उनके लिए टफ़ है कि वो नॉर्मल लाइफ की तरफ किस तरह से आते हैं, या हमारे लिए भी थोड़ा सा टफ़ होता है कि उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आना, लेकिन आ जाते हैं। बट वो लोग जिनको जो कि सेल्फ अवेयर्ड हैं कि मेरे साथ ये मसला है, मैं इसको इस तरह से चेंज कर सकता हूँ, तो उनके लिए बहुत इजी होता है और उनकी एफर्ट बहुत मैटर करती है। ठीक है। दो क्लाइंट, ये होता है क्लाइंट का और साइकोलॉजिस्ट का रिलेशनशिप जिसमें वो दोनों मिलकर काम करते हैं। मैंने आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है और आपने उसमें अपनी एफर्ट जो है वो पुट इन कर कर अपने आप को डीप थॉट्स से नॉर्मल थॉट्स की तरफ लेकर आना, और ऐसा होता है। क्या डिल्यूजनल वर्ल्ड में जो लोग चले जाते हैं, जो एक अपना ही दुनिया उन्होंने क्रिएट कर ली होती है, ये होना शुरू क्यों होता है? मतलब प्रॉब्लम क्या होती है जिससे ये होता है? अच्छा, बेसिकली जो डिल्यूजन्स है ना, ये एक वास्ट डिसऑर्डर है जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। तो ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। इसमें ये होता है कि ये इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं। जो मेन कॉज है ना इसमें वो जेनेटिक है। अगर आपके जीन्स में आपके इनहेरिट आपने कर लिया है इसको स्किज़ोफ्रेनिया को, और उसके बाद आपका मेन आता है एनवायरनमेंट जो उन जीन्स को ट्रिगर करता है। ठीक है। अगर आपके इन्वायरमेंट ने स्किज़ोफ्रेनिया के जीन्स को ट्रिगर कर दिया और आपके वो जीन्स ट्रिगर हो गए, तो आप जो हैं वो डिल्यूजनल या हेलुसिनेशंस जो कि आपके होते हैं उस तरफ जो है वो आप मूव ऑन करना स्टार्ट कर जाते हो। और आपको पता नहीं, समटाइम्स जो आई हैव अ केस जो कि शी वॉज PhD और उसने अपने स्किज़ोफ्रेनिया डिल्यूजन्स के साथ PhD की थी। उसने मैनेज किया था अपने डिसऑर्डर को क्योंकि उसकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो करना चाहती थी। तो इसमें भी आपकी अपनी एफर्ट्स आप के साथ साथ जो हम तो आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी एफर्ट्स जो है वो, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है क्लाइंट कहता है जी मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने मेडिसिन नहीं लेनी, क्योंकि साइकोटिक पेशेंट जो है उसकी मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप वो मेडिकेशन नहीं लेते हैं या आप उसको स्किप कर देते हैं तो दैट मीन्स कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सिवियर होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसको मैनेज कर रहे हैं और अपनी मेडिकेशन को साथ साथ लेकर चल रहे हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को। तो बहुत सारे लोगों में मैंने ये भी देखा है कि खुद ही से ही वो एक अपनी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो कि टोटल झूठ होता है, वैसा कुछ उनके साथ हुआ हुआ नहीं होता। ऑफ कोर्स हम उसको स्टोरी टेलिंग कह सकते हैं, स्टोरी मेकिंग कह सकते हैं, वो टोटल उसको करते हैं और फिर उसी को ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। क्या ये भी इसी में आएगा? नहीं, माइट ये डिपेंड करता है कि माइट भी दे हैव अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, और ये हो सकता है उनके चाइल्डहुड किसी ट्रॉमा की वजह से, हो सकता है कि उनकी पेरेंटिंग रही है वो बहुत स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में रही है जहाँ पे उनको अटेंशन प्रॉपर नहीं मिली, या पेरेंट्स की जो है डाइवोर्स
डिवोर्स हो गई है, सेपरेशन हो गई है, जिसकी वजह से उनको जो है वो अटेंशन नहीं मिली, तो ये माइट बी दे हैव अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। इसके लिए हमें ना प्रॉपर हिस्ट्री की जो है वो बैकग्राउंड हिस्ट्री चाहिए होती है, और इसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। ऑफ कोर्स पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अब साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की तो हमने समझ ली चीज़ें क्या हैं, थोड़ी सी हमने बीमारियों को टच कर लिया, लेकिन आप पागलों की डॉक्टर हैं, हम आपके पास क्यों आए? भाई नहीं अच्छा, मैं आपसे पहले मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ कि ये पागलों की डॉक्टर नहीं होते, ये अच्छे इंसानों के डॉक्टर होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी ज़िंदगी को आसान करने में। आप एक मुश्किल फेज़ में हो, किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हो, किसी बहुत सैडेंड चीज़ में हो, निकलना नहीं आ रहा, ये एक आपके लिए वो हेल्प होती है जो आपको कुएं से बाहर निकाल देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। दिस इज़ जस्ट अ मिथ कि हम सिर्फ पागलों को डील आउट करते हैं। नहीं, हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं जो हमसे हेल्प लेते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, और जो है उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। तो हेल्प लेने में कोई भी जो है ना वो आप कह लें कि वो ये नहीं है कि आप हेल्प नहीं ले सकते या आपको हेल्प नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। हम अपने पेरेंट्स के पास भी तो जाते हैं, हम अपने टीचर्स के पास भी जाते हैं अगर हमें कोई इशू आ रहा होता है या हमें कोई हेल्प चाहिए होती है। इसी तरह हम भी अवेलेबल हैं आपके लिए। मजे की बात है, साइकोलॉजिस्ट तो इसलिए भी अच्छा है, आपने जाके उसको बता दिया और उसका ये कोड ऑफ कंडक्ट है कि वो आपकी स्टोरी किसी से शेयर नहीं करता। बिल्कुल ऐसी है, हम यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके लिए कि आप आए, जो बात आप किसी को नहीं बता सकते वो आकर आप हमें बताएं, तो हम आपको सुनेंगे और फिर हम आपको बताएंगे। समटाइम्स ऐसा होता है भी नहीं करेंगे, कोई जज भी नहीं करेंगे, और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास आइडियाज होते हैं कि आपने इस प्रॉब्लम से किस तरह निकलना है, लेकिन वो आप उस सिचुएशन में निकाल नहीं पा रहे होते। जब आप हमारे पास आते हैं, आप हमारे पास बैठते हैं, हम आपको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप खुद ही से बताते हो, अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ऑनेस्टली हमारे ड्रामा से अक्सर बड़ा ही इख्तलाफ चलता है कि ये गलत दिखाते हैं, ये सही दिखाते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले मैं गुजर रही थी ऐसे ही, तो मैंने देखा कि टीवी पे एक ड्रामा चल रहा था और उसमें उस लड़की का कैरेक्टर जो था वो डॉक्टर का था, गायनोकोलॉजिस्ट थी वो, और उनकी लाइफ में कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो साइकेट्रिस्ट के पास गई। उनके सेशंस उन्होंने बाकायदा दिखाए, जैसे उन्होंने प्रॉब्लम डिस्कस की, साइकेट्रिस्ट ने कैसे उनको किया, एंड आई लव द कॉन्सेप्ट कि मतलब ये चीज़ को समझना कि एक जो डॉक्टर है, एक गायनोकोलॉजिस्ट है, उसकी लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जा रही है, तो आप क्यों नहीं जा सकते? सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, इवन हमारे पास भी हमें भी कोई प्रॉब्लम, समटाइम्स वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, हम रोबोट्स तो नहीं हैं। तो साइकोलॉजिस्ट्स को भी समटाइम्स कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो वो खुद से सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, तो हम अपने कॉलीग्स या हम अपने सीनियर्स या जो भी हमें लगता है कि ये वो पर्सन है जिसके पास हम जाएंगे तो वो हमें, साइकोलॉजिस्ट है जो हमें हेल्प आउट करेगा सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने में, तो हम जाते हैं। तो जब हमें जाने में कोई शर्म नहीं है तो आपको आने में भी नहीं है। ये बात कह सकती हूँ यहाँ पे बैठ के कि मतलब मैं ज़ारा को अक्सर बड़ा तंग करती रहती हूँ, और भी बहुत सारी मेरी ऐसी दोस्तें हैं जिनको अच्छा ये है तो इसमें बताओ, ये है तो इसमें क्या करें, क्योंकि दिस इज़ योर लाइफ जिसमें आप अगर स्टक हो गए हो तो बाहर निकलना, उन चीज़ों को समझ, पहले तो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उसको एक्सेप्ट करके उसको ट्रीट अगर कर लोगे तो वो फॉर एवर लाइफ के लिए ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, वो आप उस ट्रॉमा से या आप उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं और आप मूव ऑन। सबसे बड़ी बात है कि आप मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आप हेल्प नहीं लेते, आप वहीं पे रहते हैं, तो आप वहीं पे शायद लाइफ के आप किसी ऐसी फेज में हो, जैसे अक्सर कुछ टाइम पहले मेरे पास एक पेशेंट आई, उनसे मैं डिस्कशन करी थी, डिस्कस तो वो डाइट का करी थी, लेकिन आई गॉट टू नो कि उनका ब्रेन जो था वो अराउंड कहीं 2015-16 में स्टक था, वो 16 से आगे चला ही नहीं, मतलब शी वॉज इन 2024, लेकिन उनका ब्रेन जो था वो 2016 में कहीं स्टक था। हर बात में वो 2016 की बात करी थी। तो आई आस्क्ड हर कि आपने कभी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया है? अनफॉर्चुनेटली उनका भी जवाब यही था कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम कोई पागल हो जो तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, बट शी नीडेड वन। तो ऐसी औरतें जो हैं जिनको कोई नहीं लेकर आता, वो क्या करें, घर पे कैसे खुद को ट्रीट कर सकती हैं?
अब तो सोशल मीडिया हमारे पास हम्म, मौजूद है। आप जैसे अभी हम कर रहे हैं या इस हम्म, पे आपको लग रहा है ना कि आपके साथ ये इश्यूज चल रहे हैं, तो आप यूट्यूब ओपन करें, आपके हम्म, पास ढेरों ऑप्शंस हम्म, अवेलेबल होंगे। आप हम्म, गूगल ओपन करें, आपके पास अगर आप नहीं आ सकते हम्म, या आप अपने इन्वायरमेंट में कोई ऐसा ट्रस्ट वर्दी देखें जिसके साथ आप अपना कैथारसिस कर सकते हैं। हम्म, हम्म, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक होता है ना, वो होता है कि आप अपना कैथारसिस नहीं कर रहे होते। आप आपके अंदर जो चल रहा है ना, वो आप निकाल नहीं रहे होते। कैथारसिस बेसिकली सिंपल एक वर्ड है जिसमें आपने अपने दिल की बात अगले बंदे को बतानी अगले है, बंदे को तक और पहुंचानी वो है। क्या कह रहे हैं दैट डजंट मैटर, आपने अपना बता दिया, आपका दिल हल्का हो हल्का गया। हो गया। और समटाइम्स क्लाइंट जब आता है तो उसको सिर्फ कैथारसिस की ज़रूरत होती एग्जैक्टली। है। वो मुझे अपनी रूटीन बताता है, अपने प्रॉब्लम्स बताता है, उसके बाद वो कहते हैं अच्छा मैं ये भी तो कर सकता था, उसके या बाद उसको मेरी ज़रूरत ही नहीं है। उसको खुद उसको सोल्यूशन खुद मिल जाते सोल्यूशन हैं। मिल जाता है। तो हाँ। वो समटाइम्स कोई सुनने वाला नहीं होता। तो आप हम्म, देखें कि अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना आप हम्म, बता सकते हैं, अपने अंदर जो आपके चल रहा है उसके साथ बात करके उसको ख़त्म कर सकते हैं, तो आप करें। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग ना कोई प्रॉब्लम होता है ना, हम वहीं पर स्टक हो जाते हैं। हम्म, हम कहते हैं ये दिस इज़ द एंड ऑफ द लाइफ। हम्म, नो, हम्म, जबकि अब जैसे आपने 2016 माइट बी 2016 तक उसके बड़े अच्छी मेमोरीज होंगी। हम्म, 2016 के बाद कोई इश्यूज आए, ट्रॉमा हुआ होगा। कोई ट्रॉमा हुआ, कुछ ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हम्म, हुआ, तो वो वहीं पर स्टक हो गई। हम्म। अब वो उसको हेल्प की ज़रूरत थी, कोई उसको वहाँ से आगे लेकर उसके आता। हस्बैंड का अफेयर उसको पता चला था उस टाइम पे, तो वो उससे आगे मूव ऑन कर ही नहीं सकी। अब नो डाउट हम्म, उसका हस्बैंड ठीक है, उसके साथ है, लेकिन उससे वो चीज़ नहीं भूली जा रही। शी नीड्स हेल्प। शी नीड्स हेल्प। तो वो अब आप किसी के साथ डिस्कस करें तो माइट हम्म, भी कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है हमारी लाइफ में कि जिसके साथ आप जब डिस्कस करते हैं तो आप हेल्प हम्म, ले सकते हैं। अदरवाइज मूव ऑन जो है वो फॉरगेटनेस, हम्म। फॉरगेटफुल, ये फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू। जब तक मैं कहती हूँ, जब तक अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है ना और आप उसको लेकर बैठे रहेंगे, हम्म, तो आप सिर्फ उस जिसने बुरा किया वो तो करके चला गया, एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप उसको लेकर बैठे हुए हैं ना, अगर आप उसको माफ़ नहीं कर रहे, फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, हम्म, तो आप अपने आप को जो है ना, अपने आप को पनिश कर रहे मेंटली हैं। भी और फिजिकली भी, हम्म, दोनों तरीके से आप अपने आप को पनिश भी कर रहे हैं और अपने हम्म, आप को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। मेंटल हेल्थ जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ। हम्म, इसी तरह आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो डायरेक्टली रिलेट करिए आपकी मेंटल हेल्थ के साथ। दोनों में से कोई भी चीज़ डिस्टर्ब्ड है तो आपकी जो है ना, दोनों चीज़ें डिस्टर्ब्ड हो हम्म। जाएंगी, मेंटल हेल्थ भी और फिजिकल हेल्थ भी। डॉक्टर साहिबा, आजकल स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, चाहे हम वो काम को देखें, चाहे वो हम पैसों को देख लें, चाहे वो हम ग्रॉसरी करने जाते हैं तो उनके रेट्स देख के, एक तो बीपी हाई रहना इज़ वेरी कॉमन, दूसरा स्ट्रेस एंड एंजाइटी का ट्रिगर हो जाना बहुत कॉमन है। ये मैं एक बंदे की बात नहीं कर रही, मुझे लगता है कि इस टाइम पे पूरी सोसाइटी जो है वो इस स्ट्रेस से गुजर रही है। तो स्ट्रेस को अंडर कंट्रोल कैसे रखें? देखें, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे हम अपने स्ट्रेस को जो है ना, कंट्रोल उस टाइम पे फ़ौरन से तो नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, बीइंग अ मुस्लिम, अगर हम देखें तो एक वो फेथ है ना कि या चीज़ें चेंज होंगी। और वैसे तवक्कुल भी है बेसिकली। तवक्कुल है आपका। और अगर आप फिर एक आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आता है, ठीक है? तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपका ये कहता है कि जो आप सोचते हैं वही होता है। यूनिवर्स आपको वही प्रोवाइड करता है जो आप दैट्स सोच ट्रू। रहे होते हैं। तो अगर आप हर टाइम यही सोचेंगे कि ये ऐसे हो गया तो ये ऐसे ही होगा, आप नेगेटिव रहेंगे तो आपके साथ नेगेटिव चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी। आप पॉजिटिव होंगे, आपका तवक्कुल होगा, आपका फेथ होगा कि नहीं अच्छा ही होगा, तो वो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आप पॉजिटिव होंगे। और आपका स्ट्रेस का जो लेवल है ना, अगर वो 10/10 है तो वो 10/3 या 10/2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब बिल्कुल हम स्ट्रेस को रिमूव भी नहीं कर सकते अपने लाइफ में से, बिल्कुल नहीं कर सकते, बट जो है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो मेरा ख्याल है कि 1 साल का जो बच्चा है ना वो भी अंडर स्ट्रेस्ड है। उसका स्ट्रेस क्या है? मेरी मामा मुझे डिवाइस नहीं दे रही, मेरी मामा मुझे टाइम पे दूध नहीं दे रही, मामा टाइम नहीं दे रही, मामा खुद डिवाइस यूज़ कर रही है, और सो ऑन। मतलब 1 साल के बच्चे से लेके उसके बाद स्टडीज़ का प्रेशर, उसके बाद अच्छा लगने का प्रेशर,
डॉक्टर साहिबा, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, मैंने लोगों को ये देखा है, औरतें जो हमारी मदर्स हैं, फॉर गॉड से, खुदा का वास्ता है, मैं पहले भी आपसे ये डिस्कस कर रही थी कि मैं इतना तंग होती हूँ अक्सर देख के कि माएँ बच्चियों को कह रही होती हैं मोटी, काली, कोजी। मतलब अगर माँ ने ही वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं किया तो क्या होगा? इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, सबसे बड़ी बात, ये जो चीजें आ रही है ना, क्यों आ रही हैं? कंपैरिजंस हैं। घर के अंदर, इवन दो बहन भाइयों में भी कंपैरिजंस हैं। ये सबसे पहले तो हमें ना ये कंपैरिजंस को रिमूव करने की ज़रूरत है। भाई, जो आपको मिला है उस पे ग्रैटिट्यूड, शुक्र अदा करो कि ये है, और अपने से नीचे वालों को देखो कि उसके पास हो सकता है ये भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो हम आजकल ना हम लोगों में से, हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं या हम हैं, हम में से बेसिकली ना ग्रैटिट्यूड जो है ना, शुक्र अदा करना, वो ख़त्म हो चुका है। हम ये देखते हैं उसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है। भाई, जो आपके पास है उसमें खुश रहो। उसमें खुश रहोगे, कंपैरिजन ऑटोमेटिकली ख़त्म होगा, और आपका जो स्ट्रेस है उसको आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेंगे। आपको जरूर एक माँ भी अगर अपने बच्चे को कह रही है कि तुम काली हो या तुम कोजी हो, वो तो उसको वो कंपैरिजन में ही कह रही है। या हो सकता है कि उसके घर में उसका जो फैमिली सिस्टम है उसके अंदर बच्ची को बुली किया जाता है, या माँ को बातें सुनाई जाती हैं कि तुमने ऐसे किया, तो वो अगेन कंपैरिजंस हैं। जहाँ पे कंपैरिजंस हैं वहाँ पर इश्यूज हैं। हम कहते हैं भाई उसके पास, अगर हमारे पास छोटी गाड़ी है उसके पास बड़ी गाड़ी है, तो भाई बड़ी गाड़ी चाहिए। छोटी भी तो वही काम कर रही है। ऑफ कोर्स, इसका मतलब सिर्फ ट्रैवल करना है, तो छोटी भी आपको ट्रैवल करा रही है। छोटी भी आपको ट्रैवल करवा रही है। तो हम लग्जरीज की तरफ, हमें लग्जरीज चाहिए। हमारे पास अगर थोड़ा है तो हम उसमें खुश नहीं रहते। अगर हम खुश रहना सीखेंगे तो हम। डू यू थिंक सोशल मीडिया इसमें बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है कि इसके इतने फॉलोअर्स हैं तो मेरे नहीं हैं, इसके इतने लाइक्स हो गए, हाय मेरे नहीं हुए? सोशल मीडिया का तो सबसे बड़ा रोल है। हमारे ड्रामाज, हमारी मूवीज, हमारे ड्रामास, यही सब कुछ तो दिखाते हैं। अब आप देखें ना, कोई ड्रामा चल रहा होगा, उसके अंदर क्या दिखा रहे होते हैं, उसके पास ज्यादा है और मेरे पास नहीं है, मुझे उससे छीन लेना चाहिए। हसद, जेलसी, यही चीजें हमारा ड्रामा। सास बहू की लड़ाइयाँ दिखा रहे हैं, माँ बेटी की लड़ाइयाँ दिखा रहे हैं। तो वही चीजें जो है ना, वो हमारी सोसाइटी में आना शुरू हो गई हैं, हमारे लोगों में आना शुरू हो गई हैं। फैमिली टाइम में लोग वही ड्रामे तो देखते हैं बैठ के। तो वो चीज़ें, हम अगर आप कोई एक अच्छा टॉपिक नहीं लेकर आ सकते, तो मेरे ख्याल से आपको ये ड्रामाज और मूवीज बंद कर देने चाहिए। और सेम स्क्रिप्ट्स चल रहे होते हैं आपके। That's true. दूसरी शादी, तलाक और कंपैरिजन्स। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चल भी तो यही रहा है दुनिया में हो ही ये रहा है। वो भी बेचारे क्या करें, मैं उनको भी इतना ब्लेम नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसा है कि दुनिया में चल रहा है, लेकिन हम उसको, हम अपने एंड से रिमूव करने की, तो हम उसमें कोई पॉजिटिव लेसन, आप देखो किसी भी उस ड्रामा में ना, मुझे कोई पॉजिटिव लेसन नहीं नज़र आ रहा था। मुझे तो वैसे काफ़ी टाइम ही नहीं मिलता कि मैं ये एक ब्लेसिंग है ऑनेस्टली। मुझे कोई भी बंदा बताता है ना कि मुझे टाइम नहीं मिलता काम से, किसी में कहती हूँ शुक्र अल्लाह का अदा करो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। उन लोगों को देखो जो बेचारे काम ढूंढ रहे हैं, जो लोग काम ये तरस रहे हैं कि उनको काम करने बिल्कुल, को अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह। वो बस आप चलते फिरते कोई क्लिप देख लो या उससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाता है। तो मैंने तो अभी तक जितने वो देखा वो यही है कि सेम स्क्रिप्ट चल रहे हैं। दूसरी शादी है या तलाक है या जो है वो आपकी आपस में क्लैशेस हैं रिलेशनशिप्स के, या कंपैरिजन्स हैं, यही चीज़ें हैं जो। और सबसे बड़ी बात, हमारे आई डोंट नो, मुझे कहना चाहिए हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी तो हर टाइम नेगेटिविटी ही दिखा रहे हैं। दैट्स राइट। हर टाइम नेगेटिविटी, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं दिखाई जा रही होती। और वो नेगेटिविटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको जो है वो डिस्टर्ब करती है। हमें लग रहा होता है कि भाई हम इग्नोर कर रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन जो हमारे 3 लेवल्स है ना माइंड के, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, तो कहीं ना कहीं सब कॉन्शियसनेस में हमारे वो चीज़ें जो है वो जमा हो रही होती हैं, और वो फिर किसी न किसी थ्रू फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन, इन चीज़ों में वो बाहर आ रही होती हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमारे साथ ये, हमारा ये बिहेवियर होता क्यों जा रहा है। तो वो बेसिकली हमें अपने सब, जब आप हमारे पास आते हो तो हम बेसिकली आपके सबकॉन्शियस के तक जाते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। उनको जब आप ट्रिगरिंग पॉइंट्स हमें मिलते हैं तो आप
हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर कोई पेशेंट है वो आपके पास आता तो है लेकिन आके अपनी प्रॉपर चीज़ें डिस्कस नहीं करता, तो क्या ये वो गलत कर रहा होता है, या कुछ चीज़ें अगर वो छुपा भी ले तो भी आप लोग उसको काटर कर सकते हैं? नहीं नहीं, जब आप, यही वही बात है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, तो या आपकी जो लॉयर भी के पास जाएं और जाके स्टोरी पूरी ना सुनाएं। तो वो यही बात है ना कि जब आप जाएंगे और आप अपनी पूरी बात नहीं बताएंगे डॉक्टर को भी, फिजिशियन को भी, तो वो आपको फिर मेडिसिन जो है वो रॉन्ग डिफरेंट प्रिस्क्राइब होगी कर ऑफ देगा, कोर्स। जिसका और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है, जब आप हमारे पास आ रहे हैं और हम आपको खुद ये कह रहे हैं भाई ये कॉन्फिडेंशियल है, अगर आपके फैमिली बाहर बैठी है तो जो आप अंदर हमारे साथ बैठ के बात 101 में कर रहे हैं, ये 101 हमारे तक ही रहेगा, ये बाहर नहीं जाएगा अनटिल और अनलेस आप हमें खुद अलाउ ना करें। ऑफ कोर्स कॉन्सेंस है, Consents है। कॉन्सेंट फॉर्म्स होते हैं, वो भी आप बिल्कुल। हस्बैंड अगर वाइफ को अलाउ कर रहा है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट। हम नहीं कर सकते। तो आपको हमारे सामने आके बिल्कुल प्रॉपरली ओपन अप होना होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे थेराप्यूटिक टेक्निक्स होते हैं। तो वो फिर हम देखते हैं कि किस इशू के लिए कौन सी थेराप्यूटिक टेक्निक है जो बेस्ट रहेगी, और फिर हम जो है वो उसके अकॉर्डिंगली थेरेपी जो है वो अप्लाई करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं पे गई हुई हो और किसी की हरकतें देख के, किसी को कुछ करते देख के आपने फील किया हो कि इसको तो मेरी बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन वो इस चीज़ को डिनाई कर रहा हो? मैनी टाइम्स। अच्छा। मैनी टाइम्स बहुत होता है। हाँ। बहुत, फिर उस टाइम पे ना मुझे सब्र का घूंट पीना Of पड़ता course, है। of course, जब आप कि- देख रहे होते हो कि ये प्रॉब्लम और है। लिटरली पेनफुल भी होता है वो मेरे लिए, कि मैं हेल्प कर सकती हूँ लेकिन मैं हेल्प नहीं कर पा रही इसकी, ये मेरी हेल्प लेगा नहीं, या इसको लगेगा कि मुझे हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बहुत होता है। आप डेली बेसिस में अपने इन्वायरमेंट में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है और मैं उनको हेल्प नहीं कर पाती हूँ, और वो मेरे लिए बड़ा पेनफुल होता है उस टाइम पे कि मैं क्यों नहीं कर पा रही। अच्छा, गुस्सा करना और एंगर इशू होना, दोनों में क्या फ़र्क है? आप ये कह लें कि ये दीज आर द बिहेवियर्स। एंगर इशू, एक गुस्सा करना ये होता है ना कि आपने गुस्सा किया, उसके बाद आप नॉर्मल हो गए और आपका सबसे बड़ी बात है आपकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं हुआ। ठीक है। तो जो आपकी एंगर इश्यूज है ना, वो इसका मतलब है कि आप उसमें मार कुटाई पर उतर आए, और आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो अब्यूजेस करना, मारना, हिटिंग, थ्रोइंग, दीज आर द एंगर इश्यूज जिनको मैनेज करने की ज़रूरत होती है। ओके, मतलब आप अपनी सेंसेस में नहीं रहते, और आप ये कह लें कि गुस्सा हम नॉर्मली हम भी करते हैं, हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, लेकिन हम मैनेज कर लेते हैं। तो वो जो एंगर इशू होता है उसमें आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे होते, आपको नहीं पता चल रहा होता कि कहाँ पर क्या कहने की ज़रूरत है, कहाँ पे किस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मतलब खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। ओके। अच्छा, ADHD होता क्या है और इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? और आजकल मुझे लग रहा है कि ADHD ट्रेंड कर रहा है कि हर बंदा मुझे ADHD है। क्या वाकई है वो, या सब झूठ बोल रहे हैं? नहीं एक्चुअली सब झूठ नहीं बोल रहे। पहले मैं लास्ट आपके क्वेश्चन से कि वाकई ट्रेंड कर रहे हैं नहीं, बेसिकली ADHD हम सब में कोई ना कोई सिग्निफिकेंटली किसी ना किसी डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं। अभी मैं आगे सिम्टम्स कुछ ला रही हूँ। ठीक है, हम सब में होते हैं, लेकिन हम तब तक उसको डायग्नोसिस नहीं कहते, या हम नहीं लेबल नहीं करते दैट यू हैव ADHD या यू हैव OCD या यू हैव डिप्रेशन, अनटिल और अनलेस वही बात है कि जब तक वो आपकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। ओके। एक बच्चा ADHD के साथ है तो उसके डिफरेंट सिम्टम्स हैं। ठीक है, रेस्टलेसनेस, इम्पल्सिविटी, एंग्जाइटी, अटेंशन स्पैन नहीं है, फोकस नहीं कर सकता अपने काम के ऊपर, और बैठ नहीं सकता, भाग रहा है, उसके लिए उसको सोना उसके लिए बहुत, क्योंकि उसकी बॉडी की एनर्जी नहीं रिलीज हुई होती तो उसकी स्लीप इश्यूज भी होती है, बहुत हाइपर एक्टिव है। तो वो दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ ADHD। ठीक है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम सबसे पहले जो देखते हैं ना कि ये जो सिम्टम्स हैं वो एटलीस्ट 2 सेटिंग्स में आपके होने चाहिए। ओके। स्कूल में हो या घर में हो, ठीक है, घर में हो या किसी और प्रेमिसेस में हो, अनटिल और अनलेस जब तक आपके ये सिम्टम्स 2 सेटिंग्स में हमारे पास नहीं आते तब तक हम आपको ADHD नहीं कहते। ठीक है। ठीक है, और उसके अलावा आप ये कह लें कि अगर आपने ADHD को कंट्रोल करना है तो इसके लिए बिहेवियर थेरेपी एंड मेडिकेशन
ये साइड बाय साइड चलती है। ठीक है। मेडिकेशन से आप हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। जब आपकी हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल होती है तो फिर हम बिहेवियर थेरेपी में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिसमें आपका जो अटेंशन स्पैन है, जो फोकस है, जो आप काम के ऊपर फोकस नहीं कर सक रहे, आपकी इम्पल्सिविटीज़ हैं, उनको आपने कैसे कंट्रोल करना है वो हम सिखाते हैं। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रह गया, ADHD है क्या है? ADHD इट इज़ अ बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ब्रेन बेस्ड डिसऑर्डर है जो कि आपके अर्ली ईयर्स में, चाइल्डहुड में 2 से 3 साल का जब बच्चा होता है तब हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे के अंदर हमें ADHD के जो अटेंशन, बेसिकली दिस इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, डिसऑर्डर खुद से ही बता रहा है कि मैं क्या हूँ। तो ये आपको अर्ली ईयर्स में, चाइल्डहुड में बच्चे में नज़र आ जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब मसला ये है कि हमें अक्सर बच्चे में एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा होता है लेकिन पेरेंट्स उसको निगलेक्ट करते जा रहे होते हैं कि शायद अब ठीक हो जाएगा, अब हो जाएगा। क्या निगलेक्ट करना चाहिए या उसी वक्त उसको ट्रीट करना चाहिए? निगलेक्ट, देखिए जब आप निगलेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब ADHD की ही बात करते हैं। अब बच्चा बैठ नहीं रहा, जो बेसिकली जो सीवियर हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं वो टेबल के ऊपर चढ़ गए, दरख्तों पर चढ़ गए, ठीक है, और बैठते नहीं हैं और अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। शीशे, लेट्स सपोज उनके सामने कोई शीशे का टेबल है, ऊपर चढ़ा, अपना सर मारा, तोड़ दिया, अपने आप को भी नुकसान और चीज़ भी आपकी गई। ठीक है, तो अगर आप उसको निगलेक्ट कर रहे हैं कि ये भी टाइम के साथ साथ जो है वो चेंज हो जाएगा या बैठना सीख जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो आपने उसकी हेल्प लेनी है। अगर आप हेल्प नहीं लेंगे तो वो आपके लिए भी प्रॉब्लम है और बच्चा अपने आप को ऑलरेडी हार्म कर रहा है। और जब ADHD जो है वो जब आप 3 इयर्स का बच्चा हो जाता है उसके बाद आप उसका डायग्नोसिस जो है वो कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, क्योंकि 2 to 3 इयर्स तक वो समटाइम्स ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है, बच्चे का उस तरह से फोकस भी नहीं होता। वही बात है कि 2 सेटिंग्स में अगर बच्चा सेम बिहेवियर्स आपको दे रहा है तो आपको हेल्प के लिए चले जाना चाहिए। और वो बहुत सिवियर अगर आपको इश्यूज उसके लग रहे हैं तो क्योंकि वो फिर आगे एकेडमिकली भी फोकस नहीं कर पाता। OCD क्या होता है? और OCD हर बंदा, वही ADHD की तरह के OCD हर बंदे को है कि मुझे OCD है, मुझे इस चीज़ की OCD है, लेकिन सफाई तो निस्फ़ ईमान है। तो सफाई को और OCD को डिफरेंशिएट कैसे करें? देखें, OCD बेसिकली इट्स ए ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जो आपकी थॉट्स होती हैं, ऑब्सेशंस मतलब आपकी जो, और कंपल्शंस जो हैं, आपकी ऑब्सेशंस, आपकी थॉट्स आई और वो कंपल्शन है आप पर कि आपने वो करना ही करना है। अब आपने कहा सफाई निस्फ ईमान है, डेफिनेटली सफाई निस्फ ईमान है। आप के हाथ गंदे हुए, आपने हाथ धोए और आप वापस आ गए, दैट मीन्स कि आपने अपने हैंड वॉश कर लिए हैं, तो अब आपकी सफाई हो गई है। अब आपको दोबारा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अ पर्सन विद एन OCD वो क्या करेगा, वो बार बार हाथ धोता जाएगा, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। हाथ धोए, नल का बंद किया, दैट मीन्स मुझे दोबारा जर्म्स लग गए। दोबारा जो है वो टैप ओपन किया, हाथ धोना शुरू कर दिए, फिर टैप ओपन, फिर बंद किया, फिर जर्म्स लग गए, फिर हम तो डेली लाइफ जो है वो रहता ही वॉशरूम में है। ठीक है, उसकी डेली लाइफ खत्म हो गई। अब जैसे कुछ लोग होते हैं गंदे कमरे में नींद नहीं आती, क्या ये भी OCD है? नहीं, आप ये OCD नहीं है ये सफाई है ना। मैं लोगों को क्लियर करना चाह रही हूँ ना कि किसको हम उस कैटेगरी में डाल रहे हैं और किसको नहीं डाल रहे। OCD आपकी तब तक नहीं है जब तक वो आपकी डेली, अब कमरे में अगर आपने उसको साफ किया और आप सो गए तो ये OCD नहीं है, ये सफाई है। लेकिन आप उसको करते जा रहे हैं, टेबल खुरचते जा रहे हैं, दीवारें खुरचते जा रहे हैं, चीज को साफ करना OCD है। ओके, सिंपल वर्ड्स में। तो आप ऑब्सेशन, आप समटाइम्स ऐसा होता है हम लॉक कर आते हैं, लेकिन होता है नहीं, लॉक नहीं किया, तो चेक कर आते हैं ऑब्सेशंस और कंपल्शंस के। थॉट आई, लॉक नहीं किया, कंपल्शन क्या हुआ, जाकर देख कर आए। समटाइम्स ऑब्सेशन, थॉट आई, लॉक किया, नहीं यार लॉक कर दिया था, जाकर नहीं चेक किया, कंपल्शन खत्म हो गई। आपकी जो कंपल्शन OCD की वो एक फिगर आउट आप कर रहे थे वो खत्म हो गया, वहीं पे खत्म हो गया। तो दिस इज व्हाट OCD। अब जैसे बहुत सारे लोगों में मैंने ये देखा है कि फ़ोन अगर वो अपना किसी को देते हैं, वापस आते वो अपने फ़ोन को भी पूरा का पूरा जो है ना, या तो वाइप से साफ कर रहे होंगे, क्या ये भी OCD है?
हो सकती है, ओके, हो सकती है। अब इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि कितना साफ कर रहा है, कितना साफ कर रहे हैं, क्या फ्रीक्वेंसी है, किसी को देना पसंद है नहीं पसंद है, वो फिर आप फ्रीक्वेंसी देखते हैं। वो तो ऑफ कोर्स पर्सनल चॉइस भी है ना, अक्सर लोग शेयर करते हैं चीज, अक्सर नहीं करते। अब तो मुझे ओसीडी पता है किस चीज की है मुझे ओसीडी इस चीज की है, अपना मेकअप मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन वो मुझे लगता है कि मेरी ओसीडी नहीं है, वो मेरी सफाई है कि मुझे ये लगता है कि मेरा ब्रश अगर कोई और यूज करेगा या मेरी लिपस्टिक कोई और, तो मुझे वो नहीं पसंद। वो आपको पसंद नहीं है, वो आपकी चॉइस है। ये आपकी चॉइस है कि अगर किसी और ने मेरी लिपस्टिक यूज कर ली तो वो मैं यूज नहीं कर सकूंगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है जर्म्स हैं, इन्फेक्शंस है ना, इन्फेक्शंस। जब आप ऑनेस्टली इस फील्ड में पढ़ जाते हो ना, किसी भी साइंस की फील्ड में, अलाइड में पढ़ जाओ, किसी भी में भी पढ़ जाते हो ना, आप पढ़ लेते हो, जिंदगी आपकी आसान भी बहुत हो जाती है और आपको मुश्किल भी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको इतनी अवेयरनेस आ जाती है, उसके बाद चीज़ों को टैकल करना, चीज़ों को करना, परफॉर्म इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे मैं खुद कह रही हूँ कि मैं अक्सर साइकेट्रिस्ट का दिमाग खाती रहती हूँ, चाहे वो अपने लिए खा रही हूँ चाहे अपने पेशेंट के लिए, क्योंकि पेशेंट मेरे पास सिर्फ एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं आ रहा होता, वो ये सोच रहा होता है कि न्यूट्रिशनिस्ट मेरी साइकोलॉजिस्ट भी बने, मेरी फिजियोथेरेपिस्ट भी बने, मेरी डॉक्टर भी बने, मेरी फिजिशियन भी बने, मेरा सब कुछ वो करे। लेकिन ये नहीं हो सकता, बिल्कुल यही बात है, लेकिन आपको करना पड़ता है। अब क्या करो, ऐसे ही है। हमारे जो 90% लोग है ना, वो ये कहते हैं कि हम जिस बंदे के पास जा रहे हैं ना, वो हमारा सब कुछ करे। एग्जैक्टली। अब जैसे हम टीचर से भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हमें साइंस भी पढ़ा दे, हमें मैथ भी पढ़ा दे, हमें उर्दू भी पढ़ा दे। नहीं, उसकी स्पेशलिटी अगर है तो हम क्यों उसको तंग करें। ये टीचर की भी बेचारी की लाइफ बड़ी मुश्किल है। लेकिन आजकल के दौर में पेरेंटिंग मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, और मैं इस पे ज़रूर बात करना चाहती हूँ। चाहे आप किसी 1 साल के बच्चे के पेरेंट हो, चाहे आप 18 साल के बच्चे के पेरेंट हो, पेरेंटिंग इज़ वेरी टफ। पेरेंटिंग के कुछ अगर आप हमें स्टेप्स बता दें कि ये आप करें बचपन से ही बच्चे के साथ, तो आपको बड़े होकर मुश्किलात नहीं होंगी। बेसिकली जो है ना ज़ैनब, पेरेंटिंग हमने खुद मुश्किल कर ली है। ओके। अगर हम जेंटल पेरेंटिंग की तरफ रहे ना, जेंटल पेरेंटिंग मीन्स के हम कहते हैं ना, हमारा बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, हम उसके ऊपर चीखते हैं तो वो हमारी बात सुनता है। अब आप खुद देखें कि बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है, उसके ऊपर अब अगर आप उसको चीख के ही बात सिखाएंगे तो वो तो सीख जाएगा ना। फिर उसकी वो एक हैबिट बन जाएगी ना कि जब तक आपने चीखना नहीं है, उसने आपकी बात सुन, उसको स्टॉन की आदत हो जाती है कि मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मारना है, मेरी माँ ने मेरे पे चीखना है, या मेरे बाप ने मुझे जूते से मारना है, तो मैंने इसकी बात सुननी है। जब तक वो मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं करेगा तब तक मैंने उसकी बात नहीं सुननी है। तो आप जेंटल पेरेंटिंग में यही सजेस्ट करूँगी कि आप जेंटल पेरेंटिंग बचपन से ही, छोटे से बच्चे के साथ ही आप प्यार से बात करें, उसको उस टोन में शाउट नहीं करें, उसके साथ उस टोन में उससे बात करें कि वो आपकी बात सुने। अब ये क्या होता है कि अगर हमने बच्चे को कहना जाओ प्लेट रख कर आओ, अब जब आप उसको फर्स्ट टाइम कह रहे हैं ना, तो उसको नहीं पता कि उसने क्या करना है। तो अब अगर आप उसको थप्पड़ मार के कहेंगे तुम्हें मैंने कहा जाओ प्लेट रख कर आओ, तो उसको वो पता चलेगा भी मैंने मान लिया मुझे थप्पड़ मारना है तो मैंने जाके प्लेट रख कर आनी है। इसका क्या होता है कि आप बैठें, बच्चे के लेवल पर बैठें, उसका हाथ पकड़ें, उसको खुद लेकर जाएं सिंक तक या टेबल, तो उसको सिखाएं, उसको आराम से सिखाएं, उसको बताएं कि मैंने आपको कहा था दैट यू हैव टू पुट द प्लेट इन द सिंक, यू हैव टू पुट द प्लेट ऑन द टेबल। जहाँ पर भी आपने जो भी काम आपने उसे टास्क करवाना है, उसे आराम से बताएं, उसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करवाएं, वो आपकी बात सुनेगा। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग होती है। जैसे अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं जो कि जिन्होंने एक बाउंड्री बना ली है कि जी हमने जो कह दिया वो ही होगा। फिर अथॉरिटेरियन पेरेंट्स आ जाते हैं जो एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं कि दोनों तरफ से जो है वो म्यूचुअली रिलेशनशिप पेरेंट का और चाइल्ड का चल रहा होता है। ठीक है। वो बच्चे की बात सुनते भी हैं, बच्चे की भी सुनते हैं, अपनी भी सुनवाते हैं, एक बाउंड्री भी बता देते हैं कि ये हमारी आपसे एक्सपेक्टेशन है। ऐसे बच्चे बड़े हेल्दी होते हैं, बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट होता है उनका, सोशली बड़ा जो है वो इंटरेक्ट करते, सुकून से वो डिसीजन मेकिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे परमिसिव पेरेंटिंग आ जाती है, जिसमें आप ये कह लें कि पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा जो है वो
नहीं होती, बच्चों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, जैसा बच्चा चाह रहा है कर लिया, फिर निग्लेक्टफुल आ जाते हैं, इग्नोरेंस पे बिल्कुल ही छोड़ दिया बच्चे को। तो जो ये हमारे टाइप्स हैं पेरेंटिंग के। अब मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जेंटल पेरेंटिंग की तरफ आएँ, बच्चे को प्यार से डील करें, बच्चे को प्यार से समझाएं, उसको प्यार से सिखाएंगे वो सीखेगा। चीखेंगे चिल्लाएंगे तो बच्चा भी वही चीखेगा। इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है आपके घर का, घर के बड़े किस तरह से बात करें, आप रोल मॉडल हैं बच्चे के। अब एक बच्चा है वो टीन्स में है, टीन्स में बच्चों को मैनेज करना, चीज़ बताना सिखाना बहुत मुश्किल है, तब पेरेंट्स क्या करें? क्योंकि वो ज़्यादा सोशली इंटरैक्ट कर रहा होता है। तो इसमें ये आपकी पेरेंटिंग पीछे से ही चल रही है। अगर आपका अपने बच्चे के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप है तो वो बाहर फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने की बजाय या उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने की बजाय या आपसे बदतमीज़ी करने की बजाय जो है वो जो ये आएगा आपके पास और आपसे ही डिस्कस करेगा। आप उसको सोल्यूशन बताएंगे या मैनेज उसको करना बताएंगे। इसकी बड़ी एक मज़े की एग्जांपल मैं आपको अपनी ही लाइफ से देती हूँ कि व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन ग्रेजुएशन, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था जब मुझे जॉब की ऑफर हो गई थी एज ए साइकोलॉजिस्ट। माशाल्लाह। ठीक है, तो मैंने अपनी मदर से पूछा कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैंने इतना तो बताया है दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आपको पता है कि अगर आप स्टार्ट करेंगी तो इससे आप मैनेज कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, तो ये आपका डिसीजन है और हम आपके साथ हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इसको मैनेज कर सकते हो और साथ अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर सकते हो तो यू कैन गो फॉर इट। और अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते तो आप ये टोटली दिस इज डिपेंडेंट ऑन यू कि आप क्या चाह रहे हो। तो आप अब मेरा उनके साथ एक हेल्दी रिलेशन था। ऑफ कोर्स मुझे पता था कि मैं जाकर उनसे आराम से प्यार से बात करूंगी तो उनका जो आगे से रिस्पॉन्स होगा वो भी इस तरह का होगा। तो अगर आप अपने बच्चों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो टीन्स हो या टॉडलर्स हो या इन्फेंसी में हो तो वो आपके पास ही आते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो एक सेफर प्लेस है अपने बच्चों के लिए और ऐसी प्लेस है जो आपको बेस्ट गाइडेंस देती कोई है। आपके साथ ग्रज नहीं निकालेंगे, कोई गुस्सा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऑफ कोर्स एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होगी और इसके लिए आपके अंदर भी बहुत पेशेंस होना चाहिए। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना तो डेफिनेटली फिर आप वही चीखना चिल्लाना करेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं भी एक मदर हूँ, तो बीइंग अ पेरेंट आप में इतना सब्र होना चाहिए कि आपको बच्चे को एक दफा नहीं 2 दफा भी बताना पड़ता है, 3 दफा भी बताना पड़ता है, 10 दफा भी बच्चे को समझ अक्सर नहीं आती। तो आपने उसके लेवल पे जाके उससे बात करनी है, उसको समझाना है, ना कि मारना है। और वही बात है ना, आपने सिर्फ ये समझना है कि वो 25-30 साल का नहीं है, वो 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का बच्चा है। आप उसको उसकी एज के जवाब दें, उसकी एज का समझाएं, ना कि वो आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आए आप हंस के टाल दें, आप इग्नोर कर दें। इग्नोर करेंगे बच्चा दोबारा कभी नहीं आएगा। ये तो हो गए ज़रा टीनेज तक प्रॉब्लम्स। जो आगे बेसिक प्रॉब्लम मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी का मेजर है वो ये है, लड़की है या लड़का है, हम उनको शादी के लिए तैयार नहीं करते। फॉर सम इंस्टेंस हम लड़कियों को दिमाग बनाना शुरू कर देते हैं, उनको बताते हैं, प्रिपेयर करते हैं, लेकिन लड़कों को नहीं करते। उनकी फैमिलीज में ये कॉन्सेप्ट होता है लड़की आएगी तो ये ठीक हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। कैसे ठीक हो जाएगा? अगर वो 30 साल का है तो वो जो 30 साल की हैबिट्स हैं जो उसकी अब उसके अंदर घुस चुकी हैं, बस गई हैं, खून में है, उसके अंदर हैं, वो कैसे खत्म हो जाएंगी जब एक लड़की आएगी? फिर उसमें पता है क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो जो लड़की हम लेकर आ रहे हैं ना वही सब कुछ करे। हाँ, वो साइकियाट्रिस्ट भी बने, साइकोलॉजिस्ट भी बने, न्यूरोसर्जन भी बन जाए, वो ही सब कुछ हो। आप उसके साथ ज्यादती, मैं तो ये कहूँगी कि आप उस लड़की के साथ ज्यादती करते हैं। इसका बेसिकली हमें क्या चाहिए कि हम बच्चे को, अगर चाहे लड़का है या लड़की, उसको अगर हम लड़की को कह रहे हैं ना तुमने घर के काम करने हैं, तो अगर लड़का भी करता है ना तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर लड़का खाना भी बना लेता है तो उसमें भी कोई शर्म वाली बात नहीं है। इससे पेरेंट को तो एक हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो जो आएगी उसको भी, और जो आपके आने वाली जनरेशन है, जो ट्रॉमाज आपके पीछे चल रहे हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे।
तो क्या हमें आपको बचपन ये से ही लगता है कि हमें ऐसे लड़के या लड़की को पहले या तो साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए या उनकी शादी ही नहीं करनी चाहिए? मेरे ख्याल से आपको पहले उसको हेल्प के लिए लेकर जाना चाहिए, फिर आपको देखना चाहिए कि वेदर वो हेल्प ले रहा है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ले रहा है। अगर तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकता है, आपको लगता है कि ये जो लड़का है या ये जो लड़की है ये अपने रिलेशनशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ या निभा capable सकते भी है हैं, या ये नहीं? कैपेबल है, तो आप उसको शादी की तरफ लेकर आए, क्योंकि ये एक बड़ी लॉन्ग जर्नी है, Of course. बहुत This लॉन्ग is not a जर्नी day है। or two और ये relations. सिर्फ ना तो सिर्फ लड़की ने निभानी है और ना ही सिर्फ लड़के ने, ये दोनों ने मिलके करनी है। Of course. दोनों ने मिलके, अब पेरेंट्स भी हैं तो दोनों हैं, दोनों ने मिलकर आगे देखना है। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप, सबसे बड़ी बात आपकी नरिशमेंट बहुत मैटर करती है इसमें, आपकी जो आपने ट्रेनिंग की हुई है ना अपने बच्चों की, वो बहुत मैटर करती है। अगर आपने अपने बच्चों को चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, हाथ उठाना सिखाया है तो वो आने वाली के साथ भी वही करेगा। ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि मदर्स क्या करती हैं, कोई बात नहीं, भाई है कर दो, कोई बात नहीं, छोटा है कर दो, भाई है करने दो उसे, उसकी सुन लो। लड़कों को ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है, लड़की को उस तरह से नहीं कल दी मैंने जाती। एक कोट पढ़ी है और लिटरली वो मेरे दिल दिमाग में ऐसे बैठ गई है कि एक लड़की का हौसला देखो, एक लड़की का हौसला देखो कि उसके सामने ही लड़का मांगा जाता है और बार बार मांगा जाता है। एग्जैक्टली। कि एक लड़की ने बचपन में ही ये चीज़ देख ली है कि उसके सामने उसके पेरेंट्स बार बार क्या मांग रहे हैं, मुझे तो बेटा चाहिए था। अक्सर हस्बैंड वाइफ की जो लड़ाइयाँ हैं बचपन से बच्चा जो देख रहा है, और आई डोंट थिंक कि उसका ब्रेन जो है वो इस चीज़ को एब्जॉर्ब करने की तब कैपेसिटी रख रहा होता है। आपने जो भी मांगना है, जो भी करना है, अल्लाह से खुद मांगे। बच्चों को प्लीज इस चीज में ना इन्वॉल्व बच्चे की करें। सेल्फ स्टीम बहुत लो हो जाती है, हाँ। उसको अपने ही जेंडर से जो है वो नफरत हो जाती है, वो नफरत करते हैं बच्चे। पाकिस्तान में 90% औरतों से भी, 60 साल की औरतों से भी अगर पूछा जाए कि क्या वो औरत होना चाहती हैं या मर्द, वो हमेशा मर्द कहेगी। बिल्कुल ऐसे वो कभी औरत नहीं कहेगी। हमने इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम जो है वो गिरा दी है औरत की। और स्पेसिफिकली शादी के बाद, मैं कुछ टाइम पहले कुछ औरतों से मिली हूँ और उसके बाद लिटरली मैंने ये देखा है कि एक हंसती खेलती लड़की को शादी करके तबाह कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि ये ठीक कर देगी लड़के को। ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल आप ट्रू कह रही हैं। लड़का अगर ड्रग्स लेता है, लड़की ले आओ, ड्रग्स छोड़ देगा। भाई कैसे छोड़ देगा? वो ड्रग्स तो उसके ब्रेन का एक वो क्योंकि एक क्लाइंट, जब बच्चा या बच्ची जो भी ड्रग्स ले रहा है, जब वो ड्रग लेना स्टार्ट करता है, उसकी ब्रेन की सारी न्यूरोलॉजी चेंज हो जाती है, केमिकल्स बदल जाते हैं सारे। तो वो जो एक लड़की आ रही है या जो भी है, आप कैसे वो आपका जो है वो ब्रेन न्यूरोलॉजी बदल देगी सारी। मुझे लगता है जो ड्रग कर रहे होते हैं ना, उनके सारे घर वालों की न्यूरोलॉजी बदल जाती है क्योंकि वो स्पॉट, एक तो फैमिली, ड्रग एडिक्टेड जो पर्सन है ना, उसको सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है ना, वो फैमिली सपोर्ट होता है। जब घर वाले ही एक ड्रग एडिक्ट को कहते हैं ना कि तुम तो नशे वाले हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तो क्योंकि न्यूरोलॉजी तो ऑलरेडी, केमिकल्स तो ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं ब्रेन के, तो वो फिर जिद में और ईगो में वो कहते हैं भाई अब तो मैंने करना ही करना है। क्या साइकोलॉजिस्ट उनको हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, डेफिनेटली कर सकते हैं। आपके डिफरेंट रिहैब सेंटर्स हैं जहाँ पर जो है आपकी पहले उनके थ्रू मेडिकेशन जो है उनकी ड्रग्स को कंट्रोल करके फिर उनको काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। और वो फिर जो काउंसलर होता है वो उनको गाइड करता है कि उन्होंने आगे से किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना है या अपने इस हैबिट को कंट्रोल करना है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप खुद करना चाहते हैं, बिल्कुल, अगर आप खुद करना चाहते हैं, इस ड्रग एडिक्ट को तब तक आप चेंज नहीं कर सकते जब तक वो खुद नहीं चाहता। लेकिन क्या हम ऐसी कोई ट्रेनिंग बचपन से बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों बच्चियों दोनों को? क्योंकि डॉक्टर साहिबा आजकल वेप अगर देखा जाए हर लड़के हर लड़की के हाथ में है, क्या वो भी ब्रेन की न्यूरोलॉजी को चेंज कर रहा है? आपका छोटा सा छोटा केमिकल भी जो है वो आपकी ब्रेन न्यूरोलॉजी को जो है वो
चेंज करता है। इवन जैसे अगर हम साइकाइट्री की मेडिसिन की ही बात करें तो आपकी न्यूरोलॉजी चेंज हुई है ना, तो आप जब साइकाइट्री की मेडिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर रही है, रिवर्सल हो रहा है, रिवर्स कर रही है, आपकी न्यूरोलॉजी रिवर्स कर रही है। तो कोई भी केमिकल आप यूज़ कर रहे हैं, इवन आप चाय ले लें, कैफीन होती है ना उसके अंदर, कितने आप हैबिचुअल हो जाते हैं उसके। That's true. आप वो कैफीन नहीं लेते तो आप काम नहीं कर सकते। तो अब आप ये सोचें कि एक पर्सन, आप सिर्फ चाय लेने पे इतने आपकी Addict हो, क्या चाय के addict हो। चाय के एडिक्ट हो, और आप चाय नहीं मिल रही तो आपकी बॉडी की क्या कंडीशन है। तो वो एक Exactly. पर्सन जो कि एक हैवी ड्रग ले रहा है उसकी क्या कंडीशन होती होगी। तो ये थोड़ा सा उनके साथ एम्पथाइज्ड करने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि पहली दफ़ा जब उन्होंने ली ना तब उनके हाथ में था, उसके बाद जब उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया तब उनके कंट्रोल में नहीं रहा कुछ भी। अब वो उनकी एडिक्शन है और वो नहीं लेंगे तो उनकी जो कंडीशन है वो हम सब को भी पता है कि वो क्या होती है। तो ड्रग एडिक्ट्स जो हैं या जो अल्कोहल कंजम्पशन है, वेप है, सिगरेट्स हैं, कुछ भी है, उसके लिए रिहैब इज इम्पॉर्टेंट। उसके बगैर वो ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल, okay, क्योंकि उसको फिर मेडिकेशन उसकी जो ड्रग्स, वो अकॉर्डिंग टू ड्रग जो है ना उसको मेडिकेशन दी जाती है। उसकी वो जो एंग्जाइटी है या जो उसकी फ्रस्ट्रेशन आ रही है, नीड आ रही है ना ड्रग लेने की, वो मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं पहले। वो जब कंट्रोल होती है फिर उसको थेरेपी में भेजा जाता है। डॉक्टर साहब, एंजाइटी और डिप्रेशन में फ़र्क क्या होता है? बेसिकली जो एंग्जाइटी है ना, एंग्जाइटी है आपकी फ्यूचर को लेकर। ठीक है, आप टेंशन में, स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्या होगा। एंड डिप्रेशन इज होपलेसनेस, पास्ट क्या हो गया उसको लेकर आप बिल्कुल नाउमीद हो गए के। और डिप्रेशन में सबसे ज्यादा जो कॉमन होता है वो सुसाइडियल आइडिएशंस होती हैं। जो एक डिप्रेशन में पर्सन है वो सुसाइड, आप कह लें कि अगर उसका ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं हुआ तो वो सुसाइड कर लेगा। जैसे लास्ट आपके क्लाइंट का हम वो कर रहे थे, आप ये मेरे हाथ नहीं आ रही थी बड़े टाइम से, मैं इनको कभी जी मेरा ये क्लाइंट है, कभी ये। तो लास्ट क्लाइंट इन्होंने जब मुझे मना किया तो इन्होंने मुझे बताया कि वो सुसाइडल केस है ज़ैनब। मैंने कहा प्लीज़ आप उधर जाएं, मैं यही हूँ, उसको देखे जाके। तो क्या ये होता है कि ऐसे केसेस रिवर्स हो जाते हैं, नॉर्मल लाइफ की तरफ आते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैंने बहुत मर्दों को देखा है कि बच्चे हैं, जवान हो रहे हैं, उस टाइम डिप्रेशन में ऐसे में चले गए हैं कि वापसी नामुमकिन है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और बहुत से ऐसे केसेस हैं भी जिनमें डिप्रेशन से क्लाइंट को निकाला गया है। अगेन उसमें सिर्फ साइकोलॉजिस्ट का रोल नहीं है, क्लाइंट का खुद का भी रोल है और फैमिली का भी रोल है। ठीक है, जैसे आपने कहा ना कि एक फादर है और वो डिप्रेशन में चला गया, तो उसके साथ उसके बच्चे और जो उसकी मिसेज हैं उनकी जो है ना वो बहुत मैटर करता है कि वो क्या उसमें रोल प्ले करते हैं। अगर वो क्लाइंट को बिल्कुल ही अकेला छोड़ देंगे तो उसमें साइकोलॉजिस्ट पे भी जो है वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डेफिनेटली उस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको फैमिली, कोई भी सिचुएशन हो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत फैमिली की होती है। तो अगर हम जो है किसी भी इंसान में डिप्रेशन को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। उसको टाइम प्रॉपर देना चाहिए, उसके बच्चों को देना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब फैमिली भी ये देखती है तो सबसे पहले मेरा ख्याल है फैमिली छोड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसमें फैमिली काउंसलिंग्स हम करते हैं, फैमिली को बुलाते हैं, उनको गाइड करते हैं कि आपने किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से इनको डील करना है। छोटी छोटी चीज़ों की टेक्निक्स होती हैं, टिप्स होती हैं जो फैमिली को दी जाती है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट सिचुएशन, कि आप ऐसे करेंगे तो क्लाइंट ऐसे मैनेज हो जाएगा। तो उसमें फैमिली काउंसलिंग जो है वो साथ साथ चलती है। डॉक्टर साहिबा, शादी तो एक दूर की चीज़ है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में एक रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत कॉमन हो गया है। पहली चीज़ तो मुझे ये बताएं कि क्या रिलेशनशिप्स इस तरह के होने चाहिए? इस्लाम और वो तो हम जानते ही हैं, उसको हम छोड़ भी देते हैं। हमारे साइकोलॉजी इस चीज़ पे क्या कहती है कि क्या ये रिलेशंस होने चाहिए, और अगर आप ब्रेकअप की सिचुएशन में जाते हो तो उसको कैसे डील करना चाहिए? देखिए, रिलेशनशिप्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप जितने भी रिलेशनशिप्स की वो देखेंगे ना, बैकग्राउंड में आप उनकी हिस्ट्री में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रॉमा है, या घर से फुल अटेंशन, फैमिली इग्नोरेंस है। तो अगर आप अपने बच्चे को प्रॉपरली
जो है उसके साथ वही बात आ जाती है, अगर आप उसके साथ एक रिलेशनशिप रखते हैं, दोस्ती वाला रिलेशनशिप रखते हैं, तो उसकी लाइफ में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा वो आपसे डिस्कस करता है और रिलेशनशिप बनाते हुए आपको बताता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर रिलेशनशिप एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप उसको पॉजिटिव आगे वो शादी तक जा रहा है, लेकिन हमें सिर्फ टाइम पास लेकिन देखो हमें पता होता है कि ये बंदा हमारे साथ कितना चल सकता है, ठीक है, हमें आइडिया हो जाता है, लेकिन यहाँ से हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। रेड फ्लैग्स होते हैं हर रिलेशनशिप में, रेड फ्लैग्स होते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो मेरे ख्याल से अगर आपको रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं ना, तो आपको अपने आप को वहीं पे स्टॉप कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये समझ पाना कैसे, खुद को बताएं कि भाई ये रेड फ्लैग है एंड नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू स्टॉप। डिस्कस करें, फैमिली से डिस्कस करें, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस, और ये भी नहीं कि समटाइम्स हमारे फ्रेंड्स भी वैसे ही होते हैं जो हमें वैसा ही मशवरा दे रहे होते हैं। कोई ऐसा सेंसिबल बंदा जो आपको मैच्योर मशवरा दे, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि जो आपको वापस उसी लाइन पर चला दे, या आपको पता हो कि ये बंदा हमें ऑलरेडी पहले हार्म कर चुका है, या दोबारा हमें अगर हमसे मशवरा मांगेंगे तो ये हमें हार्म ही करेगा। तो ऐसे लोगों से हमें खुद ही, एक दफ़ा जिसने आपको हार्म कर दिया है ना, उससे खुद ही पीछे हो जाओ, ठीक है, क्योंकि वो दोबारा आपको हार्म करेगा ही करेगा, ये उसकी नेचर है। ओके, और नेचर कैन नेवर बी चेंज्ड। हैबिट्स आप बदल सकते हैं, नेचर आप नहीं बदल सकते। अगर आपके बच्चे में झूठ बोलने का एक कॉन्सेप्ट बन गया है, या बड़े में भी, अक्सर लोगों में हम देखते हैं कि बड़ा ये एक होता है, क्या हम उस चीज़ को, उस हैबिट को बदल सकते हैं? उसको अंडो करना बहुत मुश्किल है। क्यों? अब झूठ बोलने की जो हैबिट है वो कैसे डेवलप होती है? बच्चे से गिलास टूटा तो पता है कि माँ क्या करेगी, मुझे मारेगी, या बाप क्या करेगा, मुझे डांटेगा। तो बच्चे ने उस चीज़ को छुपा लिया और आपसे झूठ बोल दिया। तो अब आप यहाँ पर फिर देखें, आ जाके हम पेरेंटिंग पर आ गए, फिर से हम पेरेंटिंग पर आ गए कि आपने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया कि वो आए और आपको आकर बताए कि मम्मा मेरे से ये गलती हो गई है, या बाबा मैंने ये कर दिया है। वो डर की वजह से, झूठ हमेशा डर की वजह से आता है, अपनी गलतियां छुपाने के लिए आता है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, कुछ दिन पहले मैं कुछ पेरेंट्स को यही समझा रही थी, तो उन्होंने उल्टा मुझे ये कहा कि तुम जो कॉन्फिडेंस देने का कह रही हो उससे तो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। हमने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना ना, हमने वो ये नहीं करना कि हम बच्चे को वो उसकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं। हम बाउंड्री बना रहे हैं, हम बाउंड्री में रहकर बच्चे को बता रहे हैं, हर जिद बच्चे की पूरी नहीं करनी। मैं कहती हूँ पैम्पर्ड नहीं करना, ठीक है, पैम्परिंग में और बच्चे के साथ अच्छे तरीके से बात करने में बड़ा डिफरेंस है। पैम्परिंग क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, बच्चे ने लेट के आपसे कहा कि मुझे ये चाहिए, तो आपने उसको उसी टाइम पर दिलवा दिया। क्या हुआ, वो उसका बिहेवियर बन गया। अगली दफा उसको फिर कुछ चाहिए तो वो क्या करेगा, उसी तरह लेटेगा, उसी पोस्चर में लेटेगा, उसी तरीके से लेटेगा, और क्या करेगा, आपसे डिमांड करेगा। तो और ये एक तो ये उसने सीख लिया। दूसरा, पैम्परिंग में हाय मेरी बेटी, मेरी इकलौती बेटी, मेरा इकलौता बेटा, इसने मुंह से निकाला है, इसका तो पूरा होना ही चाहिए। उसको नहीं पता कि अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। बच्चे को कॉन्सिक्वेंस में वो केमिकल्स कभी रिलीज ही नहीं किए, तो उसको वो कॉन्सिक्वेंस ही नहीं पता कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो वो जब उसको नहीं मिलता तो वो फिर एग्रेशन, हिटिंग, थ्रोइंग, अब्यूजिंग, ये वाली सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो सारी बात आ जाकर कहाँ पे ख़त्म हो रही है, हमारी पेरेंटिंग पे। सो पेरेंट्स, आपकी शामत आ गई है। नहीं, शामत नहीं है, एक अवेयरनेस है जो पता मैं तो आपको यही पहले भी कह रही थी, पॉडकास्ट से पहले भी हम दोनों यही बात कर रहे थे कि मुझे तरस आता है आजकल के पेरेंट्स पे कि वो बेचारे क्या करें। यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। सोसाइटी इस काबिल नहीं है कि आप उनको, बच्चों को छोड़ सको। बच्चों को कॉन्फिडेंस तो हम दे सकते हैं, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को फुलफिल करवा पाना या कर पाना बहुत मुश्किल हो गया आजकल के जो हालात हैं उनमें। खैर ज़ारा, ये तो बड़ी एक मज़े की डिस्कशन हो गई। हमने पेरेंट्स को भी बता दिया, एक लड़की लड़के को भी बता दिया कि क्या करें, किस तरह से करें। लेकिन मैं हमेशा बात करती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट पे।
तो वुमेन एम्पावरमेंट एक तो कितनी ज़रूरी है और आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं जो घर बैठी औरतें हैं? वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम्म, अगर देखें इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि आपका हस्बैंड आपके साथ क्या कर देगा या आपका फादर आपके साथ क्या करेगा, अल्लाह ना करे अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप क्या करेंगे, दिस इज द पॉइंट। अल्लाह ना करे आपको नहीं पता कि आपके हस्बैंड ने आपके साथ कब तक रहना है, आपकी सेपरेशन हो जाती है किसी वजह से, आप डाइवोर्स्ड हो जाते हैं, या आपके फादर को अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है, तो या आपके भाई को कुछ हो जाता है, सो व्हाट इज द नेक्स्ट टाइम, आप आगे क्या करने वाले हैं। इसके लिए वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या किया, हमने ना लेबल कर दिया वुमेन एम्पावरमेंट को सिर्फ नेगेटिविटी के साथ कि भाई बंदे ने कुछ नहीं दिया, हस्बैंड ने कुछ नहीं किया, तो भाई औरत का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसे लगता है कि औरत को हर टाइम पे इंडिपेंडेंट होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इनमें से कोई रिलेशनशिप आपके साथ नहीं है तो आप क्या करेंगी, आप कैसे सोसाइटी में सर्वाइव करेंगी। सो वुमेन एम्पावरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सर्वाइव इन द सोसाइटी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मुझे लगता है कि गुड पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली कि आपकी वुमेन एम्पावरमेंट इम्पॉर्टेंट है, बट आप अपने आप को किस तरह से आगे लेकर आते हैं सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाइवल इज इम्पॉर्टेंट। सर्वाइवल इज इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सारा फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द पॉडकास्ट। और आई होप कि मैंने बहुत सारी जो चीज़ें मैं पूछना चाहती थी मैंने सभी ऑलमोस्ट कर ली हैं। अगर घर जाके मुझे कुछ याद आ गया या आपको याद आ गया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, हम ज़ारा को फिर से बुला लेंगे और यहाँ बांध के बिठाएंगे जब तक हमारे सभी सवालों के जवाब नहीं देती। और प्लीज़ अपना फीडबैक जो है वो लाजमी तौर पर दिया करें कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे जो है आकर हमें बताएं कि किस तरह से कौन से और टॉपिक्स हैं जो आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ताकि हम उनको भी कवर कर सकें और एक प्रॉपर जो चैनल हम कर रहे हैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का उसको हम पूरे तरीके से फुलफिल कर सकें। थैंक यू सो मच।